हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंजे एजुकेशन। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस केमिस्ट्री में विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे जो है जो विद्युत रसायन विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किस बारे में हम अध्ययन करते हैं, किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ये किस युक्ति द्वारा होती है उसे हम सेल कहते हैं। सेल जो है एक प्रकार की युक्ति है जिससे विद्युत तथा रासायनिक ऊर्जाओं का जो है अंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, सेल कहलाते हैं। सेल दो प्रकार की है। पहली है विद्युत रासायनिक सेल, दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और इसी का जस्ट अपोजिट विद्युत अपघटनी सेल में होता है, यानी यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे जो विद्युत रासायनिक सेल है इसे डैनियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसे डैनियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल भी कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल भी कहते हैं। विद्युत अपघटनी सेल को जो है इसका उपयोग जो है धातु कर्म या विद्युत लेपन में किया जाता है। ठीक है, मेटलर्जी या जो है बर्तनों पर यह सब जो है धातु विद्युत लेपन किया जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वोल्टेज सेल या विद्युत रासायनिक सेल, इसी को। ठीक है, चलते हैं। जब विद्युत रासायनिक सेल में Zn और Cu का उपयोग किया जाता है तो इसे डैनियल सेल कहते हैं। ठीक है, जब इस विद्युत रासायनिक सेल में Zn यानी जिंक और कॉपर का यूज़ किया जाता है उसे हम डैनियल सेल कहते हैं। डैनियल सेल में Zn की जो रॉड होती है, छड़ होती है, वो Zn की होती है यानी जिंक की, और सल्फेट जिंक सल्फेट आयन में ये डूबी रहती है। ठीक है, दूसरा है कॉपर की छड़ जो कि कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए Zn की छड़ है और ये Zn का सोल्यूशन है। फिर यहाँ कॉपर की छड़ है और नीचे कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, ये जो है एक ब्रिज टाइप का है, इसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। यहाँ जो है इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच एक गैल्वेनोमीटर और कुंजी लगाई गई है। ठीक है, यहाँ जो है इसमें इसी में जो साल्ट ब्रिज है, ठीक है, उसमें विद्युत अपघट्ट मिलाया गया है जिसमें KCl या NH4Cl प्लस अगार अगार ये डाला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोनों छड़ों यानी दोनों चालक छड़ों जो है को एक तार द्वारा गैल्वेनोमीटर तथा कुंजी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर परिपथ को पूर्ण करने के लिए एक उल्टे यू आकार की, जो साल्ट ब्रिज थी, उल्टे यू आकार की नली द्वारा दोनों पात्रों को जोड़ दिया जाता है। इसे लवण सेतु या साल्ट ब्रिज कहते हैं। लवण सेतु में या साल्ट ब्रिज में विद्युत अपघट्ट के रूप में KCl और या NH4Cl के साथ अगार अगार नामक पॉलीसेकेराइड होता है, ये अगार अगार। ठीक है, ये भरा होता है। ठीक है, अब देखिए एनोड पर जो होता है वो Zn यानी ऑक्सीकरण होता है। Zn से Zn2 प्लस होता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। कैथोड पर अपचयन होता है जहाँ कॉपर जो है आयन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपचयित हो जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पर। जैसे ही परिपथ पूर्ण होता है, जब ये साल्ट ब्रिज लग जाता है, तो जैसे ही ये परिपथ कंप्लीट हो जाता है, क्या हाँ होता है, गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जेडन की छड़ से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकल करके कॉपर की छड़ की ओर जाते हैं, अर्थात धारा जो है कहाँ से, कॉपर से जेडन की तरफ बहने लगती है। अब जो है जिसके इलेक्ट्रॉन की गति के अपोजिट धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो जेड इलेक्ट्रॉन जो है जेडन से कॉपर की ओर जा रहे हैं, तो करंट फ्लो होगी कॉपर से जेडन की ओर। ठीक है, कॉपर की छड़ का द्रव्यमान घटता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल रहा है, तो द्रव्यमान धीरे धीरे घटेगा। जबकि कॉपर का छड़ का द्रव्यमान बढ़ता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जा करके मिल रहे हैं उसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें बढ़ रही है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है, ZnSO4 की विलयन की सांद्रता बढ़ती है। ठीक है, इसकी जो है सांद्रता बढ़ रही है और कॉपर सल्फेट की सांद्रता घट रही है। ठीक है, फिर जो है क्योंकि Zn जो है कम हो रहा है, तो यहाँ जो है सॉरी हाँ Zn का द्रव्यमान, यहाँ सांद्रता बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ कॉपर की सांद्रता घट रही है। डेनियल सेल में Zn की छड़ पर यह ऑक्सीकरण तथा कॉपर की छड़ पर अपचयन हो रहा है। ठीक है, जब इसमें जो है द्रव्यमान घटेगा तो सांद्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ कॉपर जो है संख्या वो हो रही है, तो सांद्रता घट जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ देखिए यही है अपचयन हो, ऑक्सीकरण हो रहा है और ये अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है, इसको कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रेडॉक्स। अभिक्रिया के कारण दोनों चालक छड़ों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसको हम EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल कहेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है 1.1 वोल्ट होता है। डेनियल सेल में जिस छड़ पर ऑक्सीकरण होता है वो एनोड, जबकि जिस पर अपचयन होता है वो कैथोड कहलाती है। ठीक है, जिस पर ऑक्सीकरण होता है डेनियल सेल में उसे हम एनोड, और जिस पर अपचयन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज का कार्य क्या है, पहला है कारण, यह परिपथ को पूर्ण करता है। जब तक ये नहीं लगेगा तब तक परिपथ मारा नहीं जाएगा, पूर्ण नहीं होगा और विक्षेप नहीं होगा। यह विद्युत अपघट्यों को मिलने नहीं देता, अब इसी की वजह से विद्युत अपघट्य मिलते नहीं हैं। यह विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। ठीक है, KCl में K+ और Cl की आयनिक चालकताएं क्रमशः लगभग समान होती हैं, इसलिए इसका उपयोग साल्ट ब्रिज में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब जो है इलेक्ट्रोड विभव देखा जाए तो ये हमारा है नेगेटिव यानी कैथोड, और ये हमारा एनोड है। ठीक है, इन दोनों के बीच EMF होता है। ठीक है, यहाँ Zn की छड़ है और यहाँ ZnSO4 का विलयन है। ठीक है, ये दोनों विद्युत द्वितीय स्तर हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, विभवांतर होगा, विभवांतर से इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा। ठीक है, यहाँ जो है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, Zn का ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जब किसी धातु की छड़ को इसके विलयन में रखा जाता है तो छड़ पर ऑक्सीकरण या अपचयन द्वारा ऋणावेश या धनावेश उत्पन्न होता है, जो विलयन में उपस्थित विपरीत आवेश को आकर्षित करता है, जिससे क्षण पर विद्युत द्विस्तर निर्माण होता है, जिसके मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ठीक है, फिर से देखते हैं, जब किसी छड़ की धातु की छड़ को इसके विलयन में रखा जाता है तो छड़ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण या अपचयन
द्वारा अगर ऑक्सीकरण होगा तो ऋणावेश और अपचयन होगा तो धनावेश उत्पन्न होगा। ठीक है, जो विलयन में उपस्थित विपरीत आवेश को आकर्षित करेगा। अब अगर जो है धनावेश है तो ऋणावेश को करेगा, ऋणावेश है तो धनावेश को करेगा, जिससे इस कारण विद्युत द्वितीय स्तर का निर्माण होता है। ठीक है, जिसके वजह से यह विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आगे चलते हैं, अर्थात धातु की छड़ तथा इसके विलयन के मध्य विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यदि विभवांतर या इलेक्ट्रोड विभव को मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाता है तो इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नॉट कहेंगे। ठीक है, मानक परिस्थितियां जैसे एक वायुमंडलीय दाब प्लस 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन ताप पर या 1 मोल सांद्रता का विलयन। ठीक है, इतना होना चाहिए। ये है मानक परिस्थितियां। नेक्स्ट पर चलते हैं पॉइंट पर। मानक इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? यदि क्षण पर ऑक्सीकरण होता है तो इसे मानक ऑक्सीकरण विभव SOP ई ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, जबकि क्षण पर अपचयन होने पर इसे मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव SRP या ई नॉट रेड बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन और टाइप का मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, दो प्रकार के। आगे चलते हैं। अब एक ही धातु के लिए अगर कोई एक ही प्रकार की धातु है तो उसके लिए ई नॉट ऑक्सीडेशन और ई नॉट रेड यानी रेडॉक्स का जो है रिडक्शन का मान जो है समान होता है एक ही धातु के लिए दोनों का, लेकिन केवल इनके चिन्ह भिन्न होते हैं। ठीक है, विपरीत चिन्ह होते हैं। जैसे ये ई नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट रिडक्शन सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पर। इलेक्ट्रोड विभव द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल ई नॉट सेल को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, यानी ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट RHS और ई नॉट माइनस जो है ई नॉट LHS। मेन पॉइंट है इस सूत्र में केवल ई नॉट रेड को ही रखना है। ठीक है, ई नॉट रेड को ही रखना है। आगे चलते हैं। सेल को लिखने का तरीका। अब देखिए, एनोड अगर ऐसा है तो एनोड पर क्या होगा, ये M से आयन में आएगा, मतलब धातु से आयन में आएगा। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ साल्ट ब्रिज ऐसे लिखते हैं। अगर हम सेल को लिखें तो ऐसे एनोड M से Mn प्लस यानी जो पावर होगी वो अधातु आयन। कैथोड में ये अपान धातु आयन अपान धातु, ये है साल्ट ब्रिज। ये ऐसे सेल का लिखने का तरीका यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डैनियल सेल का सेल चित्रण। ये डैनियल सेल का सेल चित्रण है। ठीक है, सेल कैसे लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, यहाँ जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। Zn फिर जा रहा है Zn2+ में, तो यह ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो है यहाँ Cu अपचयन हो रहा है, तो कैथोड पर अपचयन। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए इस दशा में क्वेश्चन है कि Zn/Zn2+। ठीक है, ये फिर सेल वाला Ag+/Ag। उपरोक्त दशा में एनोड और कैथोड कौन है? इलेक्ट्रॉन और धारा की दिशा लिखो। सेल की कुल सेल रिएक्शन लिखो। यदि E0Z/Z+2 इज इक्वल टू 0.69 वोल्ट या तथा
ई नॉट ए जी अपान ए जी प्लस इज इक्वल टू माइनस 0.11 वोल्ट है। तो ई सेल का ई सेल नॉट ज्ञात करो। ठीक है, ई नॉट सेल ज्ञात करो। ठीक है, सॉल्यूशन में देखते हैं। पहला है कि जो एनोड होगा वो Zn होगा। ठीक है, कैथोड जो होगा वह सिल्वर होगा यानी Ag। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी वो Zn से किधर की ओर, Zn से चलेगा वो Ag की ओर, और जो धारा होगी वो Ag से Zn की ओर उल्टा चलेगी। ये रिएक्शन हो जाएगा, Zn टूटेगा Zn2 प्लस में और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, फिर सिल्वर में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा तो यहाँ अपचयन इसका हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन जो है यहाँ हो जाएगा ई नॉट Zn अब्लिक Zn2 प्लस इज इक्वल टू प्लस 0.69 वोल्ट, और ये हो जाएगा माइनस 0.69 वोल्ट अपचयन में। ठीक है, इसको अपचयन में कर देते हैं। अगर ऐसे अगर लिख देंगे तो अपचयन में आ जाएगा। ठीक है, और साइन चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ जो है ई नॉट ए जी अपान ए जी प्लस, यहाँ माइनस में दिया गया है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण है, अगर ऐसा है तो ऑक्सीकरण है। अब इसको हम अपचयन में करेंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, यानी ए जी प्लस से ए जी में जा रहा है तो ये अपचयन हो रहा है। फिर यहाँ जो है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो कैथोड का जो होगा वो सी, ये हो जाएगा ये वाला, यहाँ हम नोट कर लेंगे। फिर एनोड का ये हो जाएगा ये वाला। ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो जाए। क्यों हम हमेशा हम रिडक्शन का ही लिखते हैं। अभी मेन पॉइंट में बताया गया ना कि हम ऑक्सीडेशन का नहीं रिडक्शन का लिखते हैं, इसीलिए इसको लिखा गया। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे CO प्लस 3। ठीक है, साल्ट ब्रिज का साइन। फिर SN2 प्लस अपान SN में यदि ई नॉट CO/CO3 प्लस ये होगा माइनस 0.34 वोल्ट हो, और ई नॉट SN2 प्लस अपान SN ये हो माइनस 0.64 वोल्ट हो, तो सेल का ई नॉट सेल ज्ञात करो। अब यहाँ जो है ई नॉट SN2 प्लस अपान SN जो है वो माइनस 0.64 है, और इसका जो है माइनस 0.34 है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे ये एज इट इज़ है ही है। ठीक है, सही से लिखा गया है तो इसको हम सही लिख देंगे, जितना है उतना लिख लेंगे। ठीक है, ये जो है इतना लिख देंगे, और ये इसको ये वाला लिख देंगे। ठीक है, उसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा इतना। यदि सेल का ई नॉट सेल धनात्मक होता है तो सेल अभिक्रिया संभव होगी। ठीक है, अगर जो है धनात्मक होता है तो संभव होगी, लेकिन अगर ऋणात्मक होता है तो सेल की अभिक्रिया जो है असंभव होगी। तो यहाँ माइनस में है इसलिए अभिक्रिया असंभव होगी। नेक्स्ट चलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कैसे करना, आइए देखते हैं। एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव वोल्टमीटर के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इसे
एक अन्य इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है, जिसे हम संदर्भ यानी मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, इसके लिए एक ऐसे इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं जिसका इलेक्ट्रोड विभव या तो ज्ञात हो या तो शून्य हो। ठीक है, संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन का। ठीक है, एनोड पर ये प्लेटिनम होती है। ठीक है, सॉलिड में अपन H2 1 एटीएम ये हो जाएगी H प्लस आयन में, तो ये रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन का। कैथोड में H प्लस जो है वो H2 बना लेती है 1 एटीएम पर। ठीक है, ये होता है सॉलिड में प्लेटिनम, तो ये रिएक्शन हो जाएगी रिडक्शन की। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन H प्लस के साथ ऐड करके तो ये हाइड्रोजन गैस बना लेती हैं। इसका जो E0 SHE होता है वो 0 वोल्ट होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 जो है मोल HCl होता है, यहाँ P2 ब्लॉक लिखा है, और ये प्लेटिनम जो है वायर है, और ऊपर ये इलेक्ट्रोड बना गया है, और यहाँ जो है हाइड्रोजन गैस भरी जा रही है। केस नंबर फर्स्ट SHE। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है एज एनोड, अगर ये एनोड की तरह काम करता है तो ये चीज़ होगी। ठीक है, इस पर E0 सेल जो होगा वो E माइनस इतना E कैथोड और माइनस E एनोड, तो ये हो जाएगा E0 M n+ अपान M। ठीक है, -0, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड का सॉरी E0 सेल का इज इक्वल टू हो जाएगा E0 n+ अपान M, ये हो जाएगा उसी का इलेक्ट्रोड विभव। केस नंबर सेकंड, अगर SHE जो है वो कैथोड हो। ठीक है, तो M/M n+, ठीक है, साल्ट ब्रिज, फिर H+ अपान H2, ये प्लेटिनम के सॉलिड में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0 अगर कैथोड में आ जाता है तो यहाँ हो जाएगा इतना। जब ये आएगा तो -E0 सेल इज इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस तो हो नहीं सकता तो ये पॉजिटिव होगा, तो यानी जो है इतना हो जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी। जब विद्युत धातुओं के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड को आरोही या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम Mn यानी मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकेल, फिर फास्फोरस या हाइड्रोजन, और यहाँ है टिन। ठीक है, ये जो है अगर इस साइड से चलते हैं तो ये इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में है। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में ये रखा गया है। ठीक है, आगे ये भी जो है कॉपर Hg, Ag, Au, Pt और F2, ये सब जो है ये बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं। ठीक है, अब जो है नीचे आते हैं। Li का इतना होता है। ठीक है, E0 जो होता है -3.04 वोल्ट होता है। ठीक है, H का जो होता है E0 0 वोल्ट होता है। फिर प्लस नीचे आते हैं F2 यानी फ्लोरीन जो है E0 जो होता है +2.87 होता है। तो श्रेणी में नीचे से ऊपर आने पर, ठीक है, अपचायक सामर्थ्यता बढ़ती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए जो लिथियम है वो श्रेष्ठ अपचायक होता है। ठीक है, और श्रेणी में नीचे से ऊपर चलने पर ऑक्सीकरण कारक जो है क्षमता घटती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घटती है। तो फ्लोरीन जो है वो श्रेष्ठ ऑक्सीकारक है।
ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। श्रेणी में नीचे से ऊपर चलने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्रियाशीलता बढ़ती है। श्रेणी वह तत्व जो ऊपर होता है अर्थात ई नॉट रेड, ठीक है, अधिक ऋणात्मक होता है, वह नीचे वाले तत्व को विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है। यही बताता है कि कौन किसको प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले यानी Zn यहाँ है, Zn यहाँ है और कॉपर बाद में है। ठीक है, हाँ यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ Zn CuSO4 और Zn Cu। ठीक है, तो Zn जो है वो कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, लेकिन कॉपर जो है वो Zn को नहीं प्रतिस्थापित कर सकता। ये इसमें रिएक्शन नहीं होगा। श्रेणी में वे तत्व जो H के ऊपर होते हैं अम्ल में से H2 गैस विस्थापित करते हैं। ठीक है, H से जो भी ऊपर हैं तो अम्ल में से क्या करते हैं, ये H2 गैस निकालते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। श्रेणी में वे तत्व जिनका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव पॉजिटिव यानी धनात्मक है तो उनका कोरोजन कम होता है। ठीक है, जिनका इलेक्ट्रोड विभव ऊपर होता है हाइड्रोजन से, उनका संक्षारण जो है कम होता है, यानी कोरोजन कम होता है। ठीक है, पॉइंट है जिस तत्व का ई नॉट रेड अधिक ऋणात्मक होता है वह एनोड, जबकि कम ऋणात्मक या धनात्मक ई नॉट रेड कैथोड बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है के एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए ई नॉट एक्स अपान एक्स प्लस इज इक्वल टू 0.15 हो वोल्ट हो, वाई का जो हो ई नॉट वाई अपान वाई प्लस ये हो -0.50 वोल्ट हो, और z वाले का यानी ई नॉट जेड अपान जेड प्लस ये हो जाएगा प्लस 0.35 ये हो वोल्ट हो। तो अपचायक सामर्थ्य का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम और कौन सा तत्व तनु HCl के साथ हाइड्रोजन विस्थापित होगा ये, और क्या y x या z को विलयन से प्रतिस्थापित करेगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ जो है इसका इतना नोट कर लिया जाए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ये क्रम। ठीक है, पहला और दूसरा। ठीक है, ये है z सबसे ज़्यादा, उसके बाद x, उसके बाद y। ठीक है, थर्ड में ये कहता है कि z जो है ZYX तनु HCl के साथ H2 गैस देगा, और इसमें जो है फोर्थ में y और z यक्स के से कम क्रियाशील है, इसलिए उसको प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ x जो है बन रहा है x आयन, पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसका जो ई नॉट है 1+1.2 है वोल्ट, और y का प्लस इलेक्ट्रॉन होकर के निकल रहा है, तो ई नॉट इज इक्वल टू प्लस 0.35 है वोल्ट है। ठीक है, अगर सेल बनाया जाए x और y के बीच तो सेल का ई सेल ज्ञात करो कितना होगा। ठीक है, देखते हैं। यहाँ ई नॉट जो है x प्लस x ये हो जाएगा -1.0 एनोड, जिसका ई नॉट कम होता है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 0.35 -0.35 कैथोड, इसका जो है ई नॉट ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ हम पुट कर देंगे तो आ जाएगी इसकी वैल्यू 0.65 वोल्ट। नेक्स्ट चलते हैं। मानक विद्युत वाहक बल एक मात्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट
स्वतंत्र गुणधर्म होता है, अतः यह रस समीकरण मिति को बदलने पर इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा है ये ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही मेरे साथ लगे रहें नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।